जब आपने क्लियर कर दिया है कि बिज़नेस ही करेंगे और पैसा ही उससे बनाएंगे, तो मेरा जितना लगा है उसका प्रॉफिट तो हमें भी चाहिए फिर। मैं शब्बीर अहमद हूँ और लवाम से मेरा ताल्लुक़ है और अमन एकेडमी जो कायम किया गया है वो मैं और उबैद साहब मिल करके कायम किया हूँ। ज़ाहिर सी बात है जो अभी हालात चल रहे हैं, जो वाक़यात हैं, उसमें मैं अपनी पूरी बात रखना चाह रहा हूँ। पूरी टीम हमने दिल्ली से भेजा हुआ था, मैं खुद सिविल इंजीनियर था और उस नॉर्म्स के हिसाब से सीबीएसई की पूरी बिल्डिंग बनी और उसमें फिर ये हुआ कि ज़मीन कम पड़ रहा है जिसकी वजह से एफिलिएशन चाहिए था। तब उबैद साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई उसमें ज़मीन चाहिए, आप अपनी ज़मीन लिख दें तभी एफिलिएशन मिल पाएगा। तब मैं 1 बीघा, वैसे ऑफिशियली वो 17 कट्ठा 4 दूर ज़मीन है, लेकिन पैमाइश में वो 1 बीघा ज़मीन है जो पीछे है स्कूल के, उस बेस पे इनको एफिलिएशन मिला। मैं गया तो रजिस्ट्री भी कर दिया। उस ज़माने में भी मेरा 40,000 रुपया तकरीबन लगा था अपनी ही ज़मीन को अपने स्कूल में करने में। मेरा खुद लाख रुपया लगा है। उसके अलावा वो सारी टीम एग्जीक्यूशन में, मेहनत में किसी का कोई रोल नहीं है। वो तो मेरा ही अकेले का खड़ा किया हुआ है, हॉस्टल से लेकर बिल्डिंग तक, मेन बिल्डिंग तक जहाँ से शुरू है। ये तकरीबन कमोबेश बस्ती और इलाका भी जानता है। जिनके पास पैसे हैं वो कहीं भी पढ़ा लेगा, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो कहाँ से पढ़ाएगा। मकसद तो यही था ना खोलने का। तकरीबन 1400 बच्चे थे, आज की डेट में 750 बच्चे हैं इनके पास। हर साल 50-60 बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं ड्यू टू दैट रीज़न। चूँकि देखिए सिर्फ फीस नहीं है, फीस के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ली जाती है। जब गार्जियन परेशान हो जाता है तो छोड़ दिया जाता है। अब ये सारी चीज़ें हैं तो बहरहाल फिर वहाँ ये हुआ, यानी वहाँ पे बात हुई, सारी चीज़ हुई, लेकिन उसमें कोई तवज्जो इन्होंने नहीं दिया। फिर इनको कहलवाया गया कि भाई बैठ करके हम लोग बात करें, इसके सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को वो सारा ठीक किया जाए। जो मकसद है वो मकसद कंटिन्यू होना चाहिए। जब आपने क्लियर कर दिया है कि बिज़नेस ही करेंगे और पैसा ही उससे बनाएंगे, तो मेरा जितना लगा है उसका प्रॉफिट तो हमें भी चाहिए फिर। उस प्रॉफिट को आप सीट में कन्वर्ट कर दें और उसमें सीट में कन्वर्ट करने के बाद 5 आदमी की कमेटी बनाएंगे, वो डिसाइड करेंगे। हम उसको मॉनिटर करेंगे वक्तन फ़वक्तन, वो डिसाइड करेंगे। तो दोनों तबके के बच्चे पढ़ लेंगे। जिनके पास पैसा है वो आपके कोटे उसमें पढ़ लेगा और जिनके पास पैसा नहीं है वो हमारे कोटे से पढ़ लेगा। हमें तो कुछ चाहिए नहीं। अब चूँकि जब बिज़नेस आपने किया है और उससे पैसा आप बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो हमको चाहिए ना। तो उससे वो हमारे कोटे से सारे बच्चे फ्री पढ़ेंगे और ये मकसद ही था शुरू से ही कि हम कमज़ोर गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलें और हर घर तक हम शिक्षा दें, तालीम दें। ये मेरा मकसद था। अब जाहिर सी बात है फिर दूसरी बार में भी यही बात हुआ, 2 मीटिंग उनके साथ हुई। फाइनली फिर सीट पे बात आई, फिर सीट पे भी कुछ 10-20 की बात आई, फिर 30 तक की बात आई, ठीक है। अब फिर बाद में मना कर दिया उन्होंने कि नहीं नहीं हम एग्ज़िट ही प्लान चाहेंगे, वो आप एग्ज़िट प्लान ले लें। लेकिन बाद में फिर एक केस हुआ, FIR, जब अवामी मीटिंग हुई, लोगों ने, अवाम ने मीटिंग किया, हम पे दबाव था कि भाई आप लोग क्यों नहीं करते हैं, आपस में बैठते हैं। हमारी तरफ से तो कुछ था नहीं। अवाम ने अपना एक ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें अनाउंस किया अवाम ने कि भाई दोनों आदमी आए, वहाँ पे अपनी अपनी बात रखे। मैं गया, अपनी बात रखा, वो नहीं आए, ठीक है ना। अब उसके बाद उसी बौखलाहट में उन्होंने केस हम पे किया, FIR कर दिया, फिरौती एक्सटॉर्शन का, 50,000 रुपया मांगने का। ये साबित अगर हो जाता है तो अवाम भी जो चाहे हमें सज़ा दे दे। उस वक्त में ये ज़मीन भी साजिश के तहत लिखी गई है, लिखवाई गई है। वो कैसे? तो उवैस साहब ने कहा था कि आप भी बाहर रहते हैं, मैं भी बाहर रहता हूँ, तो वो ज़मीन वहाँ पे तो फाइल हैं अभी, उनके नाम कर दीजिए। बाद में उसको एडजस्ट करेंगे कि कहाँ पे उसको एडजस्ट करना है, फाउंडेशन में लिखना है या जो भी है, तो आसानी होगी। जब मैं यहाँ पे आया रजिस्ट्री के लिए तो उनका लड़का वसीम आया, तो मैंने पूछा भी कि तुम कैसे आ गए, तो कहा कि हाँ बस आ गए। तब वो रजिस्ट्री वसीम ने करवाया अपने नाम से। अच्छा ये सुन लीजिए, 2009 में ट्रस्ट बना, 10 में हम ऑलरेडी जुड़ चुके थे उनसे। मुझे बिल्कुल हवा नहीं था कि कोई अमन फाउंडेशन नाम की चीज़ बनी। 2012 में जब मैंने ज़मीन रजिस्ट्री किया तब पता चला कि अच्छा अमन फाउंडेशन भी कोई चीज़ है। अब बात को समझे। फिर चूँकि एक फेथ का मामला था, मैंने कर दिया। 2009 के ट्रस्ट में वो चेयरमैन है लाइफ टाइम और सेटलर भी है। 2012 में जो पेपर बना है उसमें वो सेक्रेटरी अमन फाउंडेशन है और वो सारी पोस्ट खाली थी। उसने कहा भी था कि अंकल ये तो सारी चीज़ खाली है, अभी तो जस्ट ऐसे के कर दें, ठीक है। अब सवाल है कि सेल डीड कैसे बना, उसमें भी साजिश। कि सेल डीड में हुआ क्या कि अगर आप गिफ्ट देते हैं तो 6% उस पर रेवेन्यू लगेगा, सेल करते हैं तो 4% रेवेन्यू लगेगा। तो हमने सोचा यार अपना ही पैसा है, अपनी ही ज़मीन को अपने ट्रस्ट में लिख रहे हैं, तो वो भी 2% हम बचा लें। ड्यू टू दैट रीज़न उसको सेल डीड में कन्वर्ट किया गया। और जहाँ तक रंगदारी की बात है तो इतना तो ज़रूर है कि 14 साल से जब इन्होंने एक्सेप्ट किया, पेपर में नहीं है ना, लेकिन जो मीटिंग हुई 18-20 आदमी के सामने वो गवाह है ना। आप उसको छोड़ दिए ना, मैं तो आपको ये रिकॉर्डिंग अभी अब सुना रहा हूँ ना मैं। आप इसमें देखिए ना कि उस जून की मीटिंग में वो सारी चीज़ एक्सेप्ट किए, तब फिर वो एग्जिट प्लान पे आया और इसी पे इनका बार बार फोकस था कि आप ले करके अलग हो जाएं। आप कहना क्या चाहते हैं? आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप लीगली अभी तक नहीं गए, तो फिर आपका क्या मतलब? जाएंगे, हम जाएंगे, सब आहिस्ते आहिस्ते जाएंगे। अभी तो मैं देख रहा हूँ और चूँकि समाजी एतबार से
जो हमने किया है एक यकीन पे, समाज को उसका फ़ायदा हो, मैं इस पे कोशिश करता रहूँगा। अब इनकी जो पॉलिसी है कि इनको इन पर केस करके, धमका के, इनको डरा करके खामोश कर दें, वो तो बिल्कुल होगा नहीं, ये तो समझ लें। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, हिंसा को हमने कभी प्रेफर नहीं किया है, लड़ाई झगड़ा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं समाजी तौर पे, अखलाकी तौर पे ये काम मैं करूँगा। और जहाँ तक पेपर की बात है तो मैं उस पर भी ज़ाहिर सी बात है राय मशवरा मैं लूँगा कि कैसे कि इसको किया जाए, और जिस मकसद के तहत खोला गया है वो मकसद पूरा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, इसका जो खोला गया है इसमें कोई बेनिफिशियरी नहीं होगा, इसी मकसद के तहत खोला गया है। आज बेनिफिशियरी उनका लड़का है, कल हो करके चलिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि उबैद साहब बहुत ऑनेस्ट हैं, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उबैद साहब के बाद उनका लड़का क्या करेगा? सेटलर तो वही है, लाइफ टाइम चेयरमैन भी वही है, और सारे घर के लोग ट्रस्टी हैं, तो चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? उनका लड़का तो कुछ कर नहीं सका अपनी ज़िंदगी में, तभी तो इसको आगे बढ़ाया है। सबसे पहले उसने कहा कि निजी संपत्ति है, तो कंट्राडिक्शन यहीं पे है कि उनके वालिद या वो लोग एक्सेप्ट किए हमारी सारी चीज़ों को। आप उसको छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं दिया। एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसी बस्ती के लोगों ने अच्छा खासा उनको डोनेट किया है। सालिम साहब ने ज़मीन दिया 4 कट्ठा, इंपॉर्टेंट ज़मीन है। नैयर ने पैसा दिया, हर साल देता है। ये तो 2 हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग देते हैं। तो कंट्राडिक्शन तो यही हो गया ना कि निजी संपत्ति कहाँ से आ गई। बाकी जो मेरा मामला है, जो हमने इतना कुर्बानी दिया, वो भी है सामने में। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना कि एक तरफ वो कह रहा है कि निजी संपत्ति है, और दूसरी तरफ वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, रिटर्न में भी एक्सेप्ट कर रहा है और वर्बली भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें है। और ख़ुद उसमें उसने कहा भी है कि सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का योगदान है, ये खुद वसीम ने भी कहा है। तो निजी संपत्ति कैसे हो गई? पहला सवाल। दूसरा है कि इन्होंने कहा मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं। पिछले 5 साल में जब शुरुआती दौर था तो उस वक्त कमेटी भी थी, मैनेजमेंट कमेटी भी थी, और उसमें मास्टर आसिफ साहब, मास्टर इस्लाम कामिल साहब, ये लोग, मास्टर शाकिर साहब, ये सारे लोग मैनेजमेंट में थे। हमारे साथ मीटिंग होती थी और ये उन्हीं लोगों के साथ उठते बैठते, ये भी मैं बता दूं, ठीक है, आप उन लोगों से पूछिए। लेकिन वसीम के आने के बाद ये सारी चीज़ खत्म हो गई। कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं, कोई गाँव के लोग नहीं, कुछ नहीं, चूँकि उसको अपना करना था। तो मैनेजमेंट से अलग तो कभी हम रहे ही नहीं। शुरू में मैं हमेशा आता था, कभी कभी, जाहिर सी बात है मैं दिल्ली में था तो रैंडमली इंस्पेक्शन करने आता था। अभी भी 1 साल पहले मैं गया था तो सारे क्लास में मैंने इंस्पेक्शन किया रैंडमली। टीचर्स हैं, कैसा चल रहा है बच्चों का क्लास, आप कैसा पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं, अच्छा चल रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चलता रहा, ठीक है। अभी 1 साल पहले भी बात हुई थी उबैद साहब से कि भाई जो भी कमियाँ, उबैद साहब चूँकि हम कंप्लेन करते थे तो उबैद साहब कहते थे कि ठीक है, जो भी कमियां हैं, अब हम भी आ रहे हैं, आप भी आइए। अभी 1 साल पहले उनको दूर किया जाएगा, लेकिन आने के बाद तो वो देख ही रहे हैं कि ये सब क्या हुआ। अब वो बार बार कहते हैं कि देखा होगा कि मैं ही बात करूंगा, मैं ही सब कुछ हूँ, यानी अमन अकेडमी का चेयरमैन है ना, अमन फाउंडेशन का। तो जाहिर सी बात है, अब हमारा तो उनसे लेना ही देना नहीं है, उनके वालिद से लेना देना है ना, हमारे तो उनसे रहे ना। अब ये सब जो मामला हुआ तो इन्होंने धमकाना शुरू किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, मेरा हमारे फादर IAS हैं, अपने लोगों को प्लान किया, वो लोग धमकाता था, बहुत सारी चीज़ें हैं, फेसबुक पे भी है, अलग अलग इंडिविजुअली सबको धमकाना कि ऐसा नहीं करो, खामोश हो जाओ, तुम पे केस कर देंगे, वसीम केस कर देगा। ये प्रिंसिपल भी ऐसा करते थे, बोलते थे लोगों को, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को धमकाना। एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण बना दिया गाँव में, डर का, खौफ का, ये मत पूछे। और कई लोगों पर उसने डिफर्मेशन किया, कई लोगों पर उसने केस भी किया, सिर्फ ये कि लोग डर जाएँ, खामोश रहें। एक अजीब मैंने भयभीत लोगों को कर दिया है, एक अजीब माहौल बना दिया। सिर्फ ये कि हमारे फादर IAS हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, ठीक है, इस तरह का एक माहौल बनाया और लोगों को दबाने की कोशिश किया वो।